तरीके से चलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। आपको सीखना है पहले, है ना, आपको क्या करना है, सीखना है, रेदर देन कि सर ये वाला तो हमने वहां पढ़ा था, ये तो हमने वहां पढ़ा था, ये हमारे कॉलेज में ये हो गया है, ये हमारे कॉलेज में ऐसा वैसा वैसा हो गया है, हमारे कॉलेज की मैडम ने ये कहा था, हमारे कॉलेज में ये टॉपिक का एग्जाम है तो हमें ये करवा दो, और ये कब करवाओगे, और ये क्वेश्चन कब दिखेगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये कैसा होगा। इन सारे सवालों के जो जवाब है ना वो समय पे मिलते हैं। अगर हर लेक्चर में आप एकदम यही सवालों से शुरुआत करोगे, है ना, हाँ क्या सर ये कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट किधर था, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से बताओ, वो सब मैं आपको बताऊंगा। जब मैं बोर्ड की तरफ हूं, जब मैं लिख रहा हूं, तो आपकी आंखें सिर्फ मेरी तरफ हों और मुझे देखते हुए आप भी लिखोगे, समझोगे, रेदर देन आप कमेंट करने में बिजी बिल्कुल भी नहीं रहोगे, आप अपनी मन की इच्छाएं बताने में कि गुरुजी लिसन प्लीज लिसन, ये तो ये तो अब मैं क्या करूं, तो ये का आंसर ये में मिल जाएगा बाद में। मगर पढ़ते टाइम जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं लिख रहा हूं, जब मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सुनना है, समझना है, मुझे देखना है और चीजों को पढ़ना है। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको जो हल्का हल्का धुंधलापन है, जो आपने कोई चीजें कॉलेज में पढ़ी है, कोई चीजें स्कैटर्ड हैं, कोई चीज मिक्सअप है, उन सब चीजों को हमें जरूरत पड़ेगी, है ना, उन सब चीजों को साफ करने की जरूरत हमें पड़ेगी। देखो भाई, मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ मतलब आप बिल्कुल जीरो से आप तैयारी करोगे, आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, पहले से बहुत सारी चीजें आती होंगी, मगर यहां पर आपको चीजों को कैसे देखना है कि सीक्वेंस कैसे जाएगी, है ना, एक के बाद अगली कैसे चीज चलेगी। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये नहीं है कि पढ़कर रख देना, अल्टीमेटली ये भी है कि पढ़कर पेपर तक उसको संजो के रखना अपने दिमाग में और पेपर में डालना, है ना, क्योंकि 1 साल बाद पेपर है, 2 महीने बाद पेपर नहीं है, 1 महीने बाद पेपर नहीं है। जब लंबी ड्यूरेशन होती है, जब हम लंबी ड्यूरेशन पकड़ते हैं, तो उसमें एक सबसे खास बात ये होती है कि हमें अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। तो एक ये चीज आएगी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, और एक जो पढ़ा हुआ होगा उसको सस्टेन करना आएगा, है ना, मतलब रखना आएगा। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, आपको अपने रिवीजन की आपको वहां पर हेल्प लेनी होगी, ठीक है। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सिर्फ समझना है, जानना है, चीजों को पहचानना है कि किस तरीके से चीजें चलेगी। पहला जो ये लेक्चर है ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी आपका लेक्चर है, ठीक है। सिलेबस अगर आप अभी डाउनलोड ही नहीं कर पाए हो तो सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना भाई, है ना, आपकी साइट पर ही मेंशन है। अभी 2023 का होगा, 2024 का भी, 2024 का मेंशन होगा, 2025 का भी मेंशन हो जाएगा, ठीक है। मगर अभी पढ़ लो भाई, है ना, अभी पढ़ लो, ये लगा लो 3 साल की बीएससी पढ़नी है, 3 साल का पूरा बीएससी पढ़ना है। जिस तरीके से चीजें, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन इस बार, एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो पेपर में जो बाहर का हो, मतलब बाहर का समझ लो, नोटबुक के थोड़े से बाहर का हो, नोटबुक से मतलब सब कुछ आपको दिखा होगा, ऐसा सब कुछ पढ़ा हुआ था अभी जो पेपर हुआ है, ठीक है। इसमें चलो पहले आप ये कमेंट वगैरह कर, पहले ये पूछ लो, थोड़ी बातें कर लेते हैं, है ना। बुक लेना जरूरी है, बुक की अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको बुक समझने का ही थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हाँ 2024 का ही अवेलेबल होगा, तो 2025 का भी आ जाएगा, ठीक है ना, 2025 का आ जाएगा, पुष्पांजलि आ जाएगा। बुक्स का अभी आप ऑनलाइन मतलब पीडीएफ के थ्रू पढ़ लो, नई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अब ये वो टाइम नहीं है, ये आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आप एक बुक खरीदोगे इनऑर्गेनिक की और उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा। यहाँ पर इनऑर्गेनिक की अलग अलग रेफरेंस बुक होंगी, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में से कुछ कुछ पार्ट आता है, तो जो आपका कंटेंट होगा वो अलग अलग रेफरेंस बुक का कुछ कुछ मटेरियल होगा, जो एक फॉर्मेट में आपको मिलेगा, है ना, एक फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आपको थोड़ा सा बैठकर पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि जो चीजें आपको पढ़ाई जाई होंगी वहां पर आपको सुनना होगा, ठीक है। सीयूईटी पीजी दो भाई क्षितिज पांडे, वरना दोबारा एक मौका लो, ठीक है, ठीक है भैया। हुई और जेडी ली, भाई मैं तो दोनों ही नहीं कहूंगा, है ना, हाउसक्राफ्ट, एटकिंस और मिसलर एंड टार, ये 3 बुक्स का रेफरेंस बहुत ज्यादा सही रहता है।
हो जाएगा, सब हो जाएगा। बीएससी में मैथ्स का देखना पड़ेगा भाई, है ना। आई थिंक कुछ आईआईटीज में है, कुछ आईआईटीज में नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मिल सकता है, एवरेज स्टूडेंट को भी मिल सकता है, बैठकर पढ़ना होगा, है ना। थोड़ा सा भरोसा खुद पर करना होगा, थोड़ा सा भरोसा हम पर करना होगा और लगातार चीजों को लेकर जानी है, ठीक है। जरूरत नहीं है भाई पीयूष हॉलोनी, जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया है पहले, है ना, तो वहां पर आपको जरूरत नहीं है दोबारा नोट्स बनाने की, आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, रिवीजन आने तो दो भाई अंशुमन। आप आज पहली बार थोड़ी ना आया हूं मैं, पहली बार थोड़ी ना आया हूं मैं। अभी तो पता नहीं 1 साल तक मैं दिखूंगा, जब रिवीजन आएगा तब रिवीजन के ऊपर भी जाएंगे। आपको बुक की टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपको पढ़ना है। फिर हम क्या, बुक ही अगर मुझे बतानी है तो हम क्यों खड़े हैं यहाँ पर। हमें पढ़ाना है, आपको पूरा पूरा बना के देना है आपको सिलेबस, है ना। पूरा पूरा आपको बनाकर देना है, बैठकर पढ़ो भाई बिंदास। आपके पास किसी के पास ये बुक है, किसी के पास वो बुक है, वो बुक से ही पढ़ना होता तो फिर आप खुद ही बैठकर पढ़ लिए होते ना। और पढ़ के देखो, आपको अगर खुद ही बैठकर आपको पढ़ना है बुक, है ना, तो वहां पर आपको दिख जाएगा। प्लानर में सब कुछ अपडेटेड है साक्षी, जो नाम लिख रखे हैं वो आपके सामने होंगे, ठीक है भाई। सब कुछ ठीक हो जाएगा यामिनी, बेसिक से भी अच्छा हो जाएगा भाई, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है भाई, ठीक है। पढ़ने वाले कौन कौन है भाई, है ना, जो मतलब कि ये सोच के आए हैं कि भाई इनसे सुनने आए हैं तो ये पढ़ाएंगे, वो समझेंगे, ऐसे कौन कौन है। जरा ऐसे लाइक नहीं भाई, जस्ट अपना कमेंट में एक बार हाथ उठाओ कि हाँ भाई हम पढ़ने आए हैं, हम पढ़ने आए हैं, हम रेदर देन कि भाई थोड़ा सा आप पर पूरा वो है और बैठकर पढ़ेंगे, ठीक है। अरे अभी आपने गाड़ी इधर, मतलब आपको वहां जाना है, आपने अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं की। अभी स्टार्ट क्या, आपने इंजन की मोटर भी नहीं घुमाई है। और अभी आप पूछ रहे हो कि रिवीजन कैसे करें, अभी आप पूछ रहे हो कौन सी बुक उठाऊं। ठीक है, मुझे उनको भी ध्यान रखना है जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, जो पहली बार जस्ट इस बैच में आए हैं कि सर के भरोसे आए हैं। और आपका भरोसा कहीं नहीं जाने वाला है, आप आराम से पढ़ो, आपका भरोसा कभी भी खराब नहीं होगा। आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ आपको बना कर दिया जाएगा, सब कुछ आपको बना कर दिया जाएगा। अगर किसी को बहुत कुछ पहले से आता है तो उसको आराम से बाद में वो थ्रू आउट वीडियो भी देख सकता है और जस्ट नोट्स भी लेकर जा सकता है, मगर आपको पहले सुनना पड़ेगा, ठीक है, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं थोड़ा एग्जाम। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन में से सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू में 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहां पर एमएसक्यू होता है, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्टिव, यहां पर 1 से 10 क्वेश्चन होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। सेक्शन सी में एनएटी होता है, ये क्या होता है, एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है। 1 मार्क के 10 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क के 10 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क के 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क के 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, 3 घंटे यहाँ पर है, 3 आवर्स यहाँ पर है। समय की कभी दिक्कत नहीं होती है, समय की कभी भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से इनफ समय मिलता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। आप इधर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको इसको अटेम्प्ट करना ही होता है, ठीक है, आपको इसको अटेम्प्ट करना ही होता है, ठीक है। चलिए आयशा आराम से यहाँ पर पढ़िए, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा। सबसे पहला जो चैप्टर शुरू होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमने पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो कौन सा होने वाला है, वो कौन सा होने वाला है, वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी।
एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री का भी पार्ट है, जो क्वांटम केमिस्ट्री जो वहां पर आपको पढ़ना होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी वहां पर पढ़ाया जाएगा उसका कुछ। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको क्वांटम केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा जब फिजिकल केमिस्ट्री होगा, फिजिकल केमिस्ट्री भी जब होगा तब भी वहां पर पढ़ाया जाएगा, बट हम कुछ चीजें यहां पर शुरू करेंगे, कुछ बेसिक बातें हम यहां पर करेंगे और पीरियोडिसिटी हमारा है, ठीक है। ये बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है भाई, क्योंकि हमें थोड़ा सा ना एक आइडिया भी लेना है बाकी चैप्टर्स का, बाकी उन चीजों से भी हमें चैप्टर लेने का आइडिया हो जाएगा पीरियोडिसिटी का बेसिक का। देन उसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को हम पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को हम समझेंगे। ये मतलब कि अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आपको इसमें थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, बट इसमें आपको एलिमेंट्स की खोज है ना, एलिमेंट्स की जान पहचान, मतलब कि भाई जैसे मैंने आपको ये लिख दिया कि आर्सेनिक लिख दिया, एक आर्सेनिक एलिमेंट लिख दिया, तो आर्सेनिक एलिमेंट कहां होगा वो आपको देखना होगा। पीरियोडिसिटी इज नॉट अबाउट कि अभी जैसे एक बच्चा कोई ना कोई अपने मन में कमेंट लेकर बैठा होगा जो करने ही वाला होगा, सर प्लीज बताओ पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करें। पीरियोडिसिटी इस सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको किसी को पीरियोडिक टेबल याद है और वो सोच रहा है उसी से ही सब हो जाएगा, नहीं भाई, है ना। बहुत सारी चीजें यहां पर जानने की है, बहुत सारी चीजें यहां पर पढ़ने की है। तो अभी पढ़ना सीखो, बहुत सारी चीजें आपकी बनेंगी। अभी आपको बैठकर चीजें समझनी है, आपके पास 1 साल है, कुछ टाइम आपको सिर्फ बैठकर सुनना है, जानना है। जब सब कुछ हो जाए तब कुछ बुक्स वगैरह की तरफ जाना, अदरवाइज अभी आपको सिर्फ क्लास लेनी है और मजे से चीजों को जानना है, ठीक है। लॉन्ग बैच का यही फायदा होता है। देखो आज के लेक्चर में हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी का पहला लेक्चर है और उसका भी पहला टॉपिक होगा क्वांटम नंबर, है ना। क्वांटम नंबर को हम समझेंगे, ठीक है। यहां पर अभी सबसे पहले एक छोटी छोटी बातें हम करेंगे ना, जो जो बातें हमें पता, एटम है ये, ठीक है। एटम के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका होता है भैया न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका, अब यहां से आप नोट्स बनाना शुरू कर सकते हो। जो पहली बार देख रहे हैं मुझे, जो लिखने आए हैं, समझने आए हैं, अपने अच्छे अच्छे साफ साफ रजिस्टर लगाओ और उसी को ही आपको थ्रू आउट पढ़ना होगा। इधर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके पास कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन यहां पर आपके पास होता है, ठीक है। और यहां पर ये होती है शेल्स, शेल में यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण ही पूरी दुनिया यहां पर इस वक्त चल रही है, पूरी दुनिया ही यहां पर इस वक्त चल रही है। पूरी दुनिया मतलब कि ये आपका किसी से अट्रैक्शन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव के कारण, अट्रैक्शन के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, होल्ड किया हुआ है। कुछ बेसिक बातें जो आपको थ्रू आउट पता होगी, बट उसको एक बार मैं लिखूंगा और ताकि हम आगे चलें। यहां पर एटॉमिक नंबर जो आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एटॉमिक नंबर आपका बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब न्यूट्रल एटम होता है तभी होता है ना। अगर मान लो कोई Na पॉजिटिव है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो गया है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो गया है, बट इसका एटॉमिक नंबर अभी वही है। तो एटॉमिक नंबर जनरली आप नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही ध्यान रखते हो, ये बात ध्यान रखना। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास होता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आपको यहां पर क्या करना होगा, यहां पर आपको एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करना होगा। क्या करना होगा भैया, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करोगे भाई, ये निकालोगे तो एटॉमिक, ये उधर चला जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। ये पता भी है, बट जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो वो रख भी सकते हैं। जैसे सिंपल सी बेसिक सी बात अगर हम करें, है ना, ये इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आपको पता है, मगर फिर भी जस्ट कोई ये रहता है ना कि मेरा बेसिक खराब है, मुझे बेसिक से पढ़ाओ, तो ये वो वाली बेसिक बातें हैं। अगर यहां पर एटॉमिक नंबर की बात करें, है ना,
एटॉमिक नंबर की अगर हम यहाँ पर बातें करें, एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर ये क्या होगा 7 होगा, ठीक है। और अगर एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास यहाँ पर कितना हो गया 14 हो गया। एटॉमिक मास यहाँ पर कितना हो गया 14 हो गया। यहाँ पर अगर अब आपसे बात की जा रही है नंबर ऑफ प्रोटॉन की तो वो भी 7 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करी जा रही है, न्यूट्रॉन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो कितना होगा 14 - 7 यानी कि 8। देखो ये पहली क्लास है आज, है ना, पहली क्लास है, पता नहीं कितने मतलब ये चलेगा लंबा, है ना। और 1 साल बाद पता लगे पहली ही क्लास का कोई कॉन्सेप्ट आपके पेपर में दिख गया हो, ऐसा हुआ था, है ना। पिछली 2022 का जो एग्जाम था, पहली ही क्लास का 2022-21 का पहला ही क्लास का एक क्वेश्चन आपको वहां पर दिख गया था। तो इसलिए ऐसे नींद में नहीं बैठना होता, उसमें नहीं बैठना होता कि अरे हमें तो आता है, और इसमें भी नहीं बैठना होता कि भैया आज तो क्या ही हो जाएगा, आज तो बातचीत करने आई हूं मैं तो जस्ट, है ना, अपना नाम बताने, थोड़ा सा और लोग कितने मौजूद हैं यहाँ पर उनको देख लेंगे थोड़ा बस, मगर कुछ भी हल्के में नहीं लेना होता। यहाँ पर अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आपसे पूछ रहा है कोई, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितना है दोस्त 7 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ध्यान रखना 15 - 7 होगा, 8 होगा, ये बात ध्यान रखना, वो 7 नहीं होगा। ये बातें आपको पता होनी भी चाहिए, नहीं तो अब देख लो। पहला जो मेरा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स, और उनको मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, समझने जा रहा हूं। बोलो भाई। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, अगर ये फिजिकल भी थी तो भी क्या था, मतलब क्या दिक्कत क्या हो गई है। अगर मान लो ये फिजिकल भी थी तो भी क्या इसको पढ़ना नहीं है, या फिर मुझे बताना है कि अरे सर थोड़ा सा समझो, है ना। हाँ, आपने पहले इनऑर्गेनिक बोला और अब इसको फिजिकल लिख रहे हो, है ना। पहली बात तो भैया ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, ठीक है। और अगर आपको ये फिजिकल भी थी, भाई बैठ के सुनो ना, पढ़ो बिंदास। ये तो हर बार होता है जब बैच शुरू होता है ना, जब बैच का पहला या दूसरा क्लास होता है तो बच्चे ऐसे होते हैं एकदम, क्या होते हैं, वोलेटाइल मतलब खतरनाक एकदम, ये आज ही तोड़ फोड़ कर देंगे, आज पूरा जगत पूरी दुनिया बदल देंगे, है ना। आज जान जाएंगे क्या करना है पूरे 1 साल में, और आज ऐसा कर देंगे कि पूरी दुनिया ऐसे चक्री घुमा देंगे, ठीक है। अरे गणेश बहुत हंस रहे हो, हैं, पेपर के बाद थोड़ी उल्टी ना हो जाए हंसी, क्लियर है, वहां पर क्या फायदा। आराम से भाई सबर करके चलो, बिंदास, है ना। अपन इतनी टेंशन ना लेने वाले हैं ना देने वाले हैं, ठीक है ना। आपको कभी टेंशन देंगे, मजे से पढ़ो, इतनी गारंटी है भैया। जब आप पढ़ लोगे ना तो आप आज से 2 साल बाद 3 साल बाद, क्या जब भी आपको केमिस्ट्री दोबारा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़नी होगी ना, तब भी आप थोड़ा सा थैंकफुल फील करोगे कि हाँ अब ये चीजें इजी लग रही है, ठीक है। इतना आपको मैं गारंटी देके जा रहा हूं कि अगर आप सुनते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, किधर भी किसी भी जगह पे कोई भी वीडियो अगर आप मेरी देख रहे हो, कहीं पर भी सुन रहे होगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक आप अगर उसको पूरा सुन लो ना भाई बैठकर, इनफैक्ट किसी का भी कोई भी टीचर जब भी पढ़ा रहा हो, अगर आप एक स्टूडेंट उसको बैठकर सुन लेना तो भैया बहुत बहुत अच्छे से हो जाए। तो इसलिए एक गुड लिसनर हमें बनना है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं, समझाते हैं भाई, है ना। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, देखो भाई आपकी जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका घर बार कहां है, उसके लिए हमें क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होते हैं, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। यहां पर आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम उससे भी पहले की बात करें, इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, जैसे सबसे पहले क्या हो गया आपके पास, एटम हो गया, एटम के अंदर एक शेल हो गई, ठीक है। जैसे शेल थी, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो एटम के अंदर क्या हो गई है भाई, शेल हो गई है। शेल के अंदर क्या हो गई है, सब शेल हो गई है।
एटम के अंदर क्या हो गई है, सब शेल हो गई है, सब शेल के अंदर क्या हो गई है दोस्त, ऑर्बिटल हो गया है, ऑर्बिटल ये हो गया है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है। ऑर्बिटल के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है। ऑर्बिटल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए। इस इलेक्ट्रॉन का पूरा व्यवस्था जानने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होती है। जैसे मैं आपसे आपका एड्रेस पूछूं तो आप अपना एड्रेस कैसे बताओगे कि भैया मैं इस शहर में हूं, आ जाओ, देख लूंगा, है ना। कोई एक आधा घुसेल होगा जो, है ना, जिसको कुछ मैं हल्का सा बोल दूंगा, वो कई होता है ना बेफालतू का एकदम गुस्सा कि आ जाओ सर, इस देख लेंगे आपको, इस शहर में रहता हूं मैं, ठीक है। कोई एकदम प्यारे बच्चे होंगे कि अरे आओ सर, कभी हमारे शहर आओ सर, थोड़ा सा खिलाएंगे पिलाएंगे आपको। तो कोई भी आप अपना एड्रेस जब भी एक्सप्लेन करोगे तो आप शहर बताओगे, आप उसमें अपनी शहर आपने बताया आप किस कॉलोनी में हो, उस कॉलोनी के बाद आप उसका घर कौन सा, और आप ये बैठे खुद। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस डिस्क्राइब करने के आपको ऑर्बिटल, सबशेल और शेल की जरूरत होती है, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास क्वांटम नंबर होते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स आपके पास होते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स which can completely describe द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जो एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट को सारे बातें बता सकता है, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में सब बातें बता सकता है। जैसे कि आपके पास यहां पर पहला क्या हो गया, पहला आपके पास हो गया भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या हो गया दोस्त, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आपके पास क्या हो गया भैया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। दूसरा आपके पास क्या हो गया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्या हो गया आपके पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। तीसरा आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ आपके पास क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों आपको कंप्लीट बातें यहां पर बताने लगेंगे, समझाने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास क्या होगा जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आपको समझना है। अच्छे से नोट्स बनाने तरीके से, जिन्होंने बना रखे, जो पहले पढ़ चुके हैं भैया, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जाकर चीजों को रिवाइज भी कर सकते हैं, या फिर यहां पर बैठकर शांति से सुन सकते हैं, ठीक है। जिसको पता है रेसिपी, मान लो जिसको कोई सब्जी बन रही है और जिसको रेसिपी पता है, तो वो खाना बनते वक्त बार बार बताता तो नहीं रहेगा कि अरे इसमें अब डलेगा प्याज, अब डलेगा टमाटर, अब इसमें नमक डाल दो सर, है ना, अब ये डाल दो। बेचारा शेफ कड़छी फेंक कर साइड हो जाएगा। तो आराम से, जिसको पता है सब चीजें, ध्यान से सुनो, पढ़ो, और चाहे आप इसके नोट्स रिवाइज कर लो तो भी चले। वो सब लोग जो पहली बार मुझे देख रहे हैं या इस टॉपिक को देख रहे हैं, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पर आपके पास अगर हम बात करें, ये रहा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये है आपकी क्या, शेल है। ये हो गया n=1, ये हो गया n=2, ये हो गया n=3, ये आपके पास हो गया n=3, ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास क्या होता है, इट कंप्लीटली इट डिस्क्राइब अबाउट द, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, नोट्स अच्छे से बनाना भाई। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल, शेल के बारे में इंफॉर्मेशन ये देता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट शेल हो गया। ये आपके पास क्या हो गया दोस्त, फर्स्ट शेल हो गया। ये क्या हो गया, थर्ड शेल हो गया। तो आपको क्वांटम नंबर में एक ये बातें भी ध्यान रखनी है कि कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होते। जैसे इसको किससे डिनोट करते हो आप, इसको डिनोट करते हो आप n से। तो यहां पर n कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो शेल होगी, कोई ना कोई पहली तो शेल होगी, 0 कभी भी नहीं हो सकता। साथ ही साथ यहां पर दो फॉर्मूले भी हम पढ़ेंगे, ताकि हमें पेपर में हेल्प हो जाए। पहला फॉर्मूला एनर्जी ऑफ शेल, आपकी जो शेल है उसकी एनर्जी क्या है, एनर्जी से आप क्या पता लगाओगे, स्टेबिलिटी का। अच्छा बताओ, जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है, जो ज्यादा उछल कूद कर रहा है कि ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, हेलो हेलो हेलो,
तो वो जो एनर्जी है वो स्टेबिलिटी है या अनस्टेबिलिटी है? और एक ऐसा बालक भी होगा, एक ऐसा बच्चा भी होगा जो इत्मीनान से बैठकर, हाँ भैया, उसको पता है कि आज कुछ नहीं होना है 1 साल बाद, है ना, या जब भी, ठीक है, तो आराम से बैठकर सुन लो भैया, है ना। थोड़ा लो एनर्जी इन द सेंस कि ज्यादा शांति। तो एक यूनिवर्सल है भाई, है ना, कि एनर्जी यहाँ पर केमिस्ट्री में तो है, ये केमिस्ट्री का यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एनर्जी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो अनस्टेबिलिटी आती जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो आराम से बैठकर पढ़ो भैया। एनर्जी ऑफ शेल से हमें यहाँ पर क्या पता लगता है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा स्टेबल हो रही है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है दोस्त, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है EN -13.6 Z² अपॉन में N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका क्या होता है दोस्त, फॉर्मूला होता है। बोलो जी, ये क्या होता है भैया, फॉर्मूला यहाँ पर होता है। ठीक है, तरीके से आराम से लिखते चलो। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट शेल की, मुझे एनर्जी निकालनी है। जेड यहाँ पर क्या है, ये जो जेड है, ये जेड जो है यहाँ पर, ये क्या है भैया, एटॉमिक नंबर है। दिस जेड इज एटॉमिक नंबर। ये जेड क्या है भैया, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालूं, तो अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो आप हमेशा हाइड्रोजन लेकर चलते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, -13.6 जेड क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि कुछ भी नहीं मेंशन होगा तो आप हमेशा हाइड्रोजन लेकर चलोगे। तो ये क्या हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि फर्स्ट शेल की एनर्जी इतनी है। अगर मैं सेकंड शेल की एनर्जी निकालूं तो यहां पर क्या आएगा, -13.6 जेड क्या है, 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन हम लेकर चल रहे हैं, और यहां पर 2 का स्क्वायर हम ले रहे हैं। तो ये कितना आ गया, -13.6 अपॉन में 4, यानी कि -3 ये आ गया कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप थर्ड शेल की एनर्जी निकाल रहे हो तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, E3 हो जाएगा -13.6, 1 है, जेड क्या है, 1 है, तो यहां पर आपका 3 है। ये इनऑर्गेनिक ही है, बस थोड़ी सी बातें आपको जाननी है। ये बेसिक बता रहा हूं, ये बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एन कैसे 0 हो जाएगा, आप एक शेल तो रखोगे, फर्स्ट पहला तो कुछ होगा भाई, है ना, पहला तो शेल होगा भाई, है ना, पहला तो शेल यहां पर आपके पास मौजूद होगा ना भाई, तो वो ही आपके पास है। ठीक है, वही आपके पास यहां पर है। ठीक है, H+ शेल उसमें मतलब हाइड्रोजन में शेल होती है। हाइड्रोजन से आप कभी भी H+ पहली बार बना नहीं मिलेगा, आप H+ अलग से नहीं मिलेगा। तो H+ कहां से मिलेगा, हाइड्रोजन से मिलेगा। तो उस शेल तो वहां पर होगी, शेल से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ होगा। ठीक है भैया, शेल तो वहां पर डेफिनेटली होगी, है ना, शेल वहां पर होगी, मगर उससे इलेक्ट्रॉन निकला हुआ होगा। तो अभी आपने ये चीज पढ़ी है। अब आप अगर मुझे बताओ, ये आपके पास क्या है, यहां पर अगर आप देखो, यहां पर आप देख रहे हो, ये आपके पास 13.6 आया, ये आपके पास 3.4 आया, और ये आपके पास -1.5 आया। अब मुझे बताओगे, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूं, मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूं, क्या हो रहा है आप मुझे बता सकते हो? एज वी गो फार फ्रॉम न्यूक्लियस, पहले इसकी एनर्जी -13.6 थी, इसकी एनर्जी क्या है, -1.5, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा है। ऑब्वियसली इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, अट्रैक्टेड कम फील कर रहा है, अट्रैक्टेड फील कम कर रहा है, तो एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रही है, और ये अनस्टेबल होगा। देखो भाई, जो ज्यादा, ये शेल क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर वाले लोग न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। कौन लोग स्टेबल है, जो किसी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हो, जो बिल्कुल एकदम आप किसी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो स्टेबल फील हो गए ना, और वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप भी अट्रैक्टेड हो रहे हो, आप उससे दूर हो, है ना, उससे मतलब ये है मेन, इसके करीब जो है, इसको जो ये जिसको अट्रैक्ट कर पा रहा है वो ज्यादा स्टेबल फील करेगा। तो जो पहले वाले लोग हैं जो इसके करीब है, तो वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यहां पर लिख लेना, एज वी गो फार फ्रॉम न्यूक्लियस, एज वी गो फार फ्रॉम न्यूक्लियस, एज वी गो फार फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊंगा, एज वी गो फार फ्रॉम न्यूक्लियस, energy of shell increases, energy of shell increases
एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहां पर एक छोटी सी बात जो आपने सीखी है वो ये सीखी है एनर्जी ऑफ शेल की। अभी छोटी छोटी बातें चल रही है, छोटी छोटी बातें यहां पर समझ रहे हैं। ठीक है भैया, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट इसका एनर्जी ऑफ शेल यहां पर जानना है, एनर्जी ऑफ शेल यहां पर पढ़ना है आपको। और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। दो फॉर्मूले के यहां पर आप पढ़ सकते हो, दो फॉर्मूले यहां पर आप पढ़ सकते हो, दो फॉर्मूले को आप यहां पर जान सकते हो। रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपको जानना है। अब ऑर्बिट क्या होगा उसको यहां पर अपन देखना है, ऑर्बिट को कैसे देखा जाएगा वहां पर हमें यहां पर समझना है कि ऑर्बिट को कैसा देखा जाएगा। ठीक है, देखो पहली बात ऑर्बिट होता क्या है ना, पहली बात ऑर्बिट होता क्या है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ऑर्बिट क्या है, एक पाथ है, एक पाथ है। अगर ये शेल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एक ऑर्बिट हमेशा है ना, नेगेटिव साइन एनर्जी का है ना, नेगेटिव साइन एनर्जी का है वो। ठीक है भैया, नेगेटिव साइन एनर्जी का है भाई। ये इसका फॉर्मूला है -13.6। जब इसको डिराइव करोगे, जो अभी आपको करने की जरूरत नहीं, तो -13.6 निकल कर आएगा। जिसकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है वो क्या है, लो एनर्जी का है। ये लो एनर्जी का है तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है भाई, तो यहां पर ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट बेसिकली यहां से यहां तक की दूरी ही है शेल की, तो ये ही आपका क्या है, ऑर्बिट है। जैसे R1 हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, R2 हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, R3 हो गया, है ना, यहां पर ये क्या हो गया, R3 यहां पर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलते हुए चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपको इसका निकालना है, Rn कैसे निकलता है, 0.529 एन स्क्वेयर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। बहुत सिंपली इसको लेकर चलना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें हमारी नीट और इन चीजों से ना थोड़ा सा बाहर आगे अब चीजों को डेवलप करना है। अगर किसी ने, मैं मानता हूं किसी ने दिया होगा 11th 12th में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा, बट उससे थोड़ा सा हमें अपग्रेड अभी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, चीजों को हमें जानना होगा। ठीक है, चीजों को हमें जानना होगा। भाई आप तो पढ़ ही नहीं पाओगे ऐसे तो। कौन कौन फर्स्ट ईयर में है अभी बीएससी के, एक बार मुझे बताएगा, कौन कौन फर्स्ट ईयर में है, कौन कौन फर्स्ट ईयर में है, जो मतलब जस्ट अभी पहला ही तो बीएससी के फर्स्ट ईयर में है। ये बिल्कुल आसान है भाई, है ना, ये बिल्कुल आसान है। बस ये दूरी है, यहां से ये न्यूक्लियस है, यहां से ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये आपने शेल बना दी। यहां से यहां तक की दूरी आपकी R1 होगी, यहां से R2 होगी, यहां से R3 होगी। बीएससी फर्स्ट ईयर में कौन कौन है, तो आराम से रिलैक्स रह के पढ़ो भैया। अभी आपको सीखना है ना, अभी आपको सीखना है दोस्त। आपको अपने लगभग 2-3 साल बाद ये एग्जाम देना है, तो अभी पढ़ो बैठकर, है ना। ठीक है, और कौन कौन है जो जिनका एग्जाम अभी है, जस्ट ये वाला एग्जाम उनको देना है। बस इतने ही लोग हैं जिन्हें अभी एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए अब कुछ देर, थोड़ी देर बैठकर पढ़ते हैं भाई, है ना। थोड़ी देर पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पूरे टाइम कमेंट ही करते रहते हो, है ना, पूरे टाइम आप लगे रहते हो। आप पढ़ते कब हो भाई, है ना, पूरे टाइम आप कमेंट करते हो। पढ़ाने तो दो मुझे। ठीक है भैया, तो यहां पर ये चीजें आपके पास हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, रेडियस का जस्ट आपके पास एक फॉर्मूला इस तरीके से निकल कर आएगा। ठीक है, अगर हम ये दो चीजें आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ध्यान रखनी है, ये दो चीजें क्या करनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको भाई ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक आपको एनर्जी ऑफ शेल का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और एक आपको क्या ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला यहां पर ध्यान रखना है। ये दो चीजें आपको भाई ध्यान रखनी है। क्लियर है, जस्ट सेकेंड, ये पता नहीं किसका फोन
ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है ना, मैंने आपको छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, ये आपके जैम का मान लो इस तरीके से हम डील करते हैं, हम जैम को रिस्पेक्ट में लेकर चलेंगे, जो जैम में आता है, जो जैम के इर्द गिर्द है, वो सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। वो सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। मान लो आपको ये कह दिया फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव, आपके पास ये क्वेश्चन आपका पास आ गया कि मुझे बताओ फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव जो है वो रेडियस, इसका सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट आपको यहाँ पर दे दिया है। मगर सर ये क्वेश्चन आ गया मान लो पेपर में, और उस टाइम सर हम बातें कर रहे थे, उस टाइम हम जस्ट बातें कर रहे थे, है ना। तो यहां पर ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका क्या करना है भाई, आंसर करना है। तो इसको किस तरीके से लिखना है, आर एन यहां पर है, ये फॉर्मूला आपका ध्यान है 0.529 एन स्क्वायर जेड। भाई आपको हर चीजों को अब इसको आप डिराइव करने बैठोगे तो बैठे रहोगे, है ना। कई लोगों को लगेगा कि यार नहीं यार डिराइव करना पड़ेगा, यार करना पड़ेगा, जरूरत जिस चीज की होगी वो चीजें आपके सामने आएगी। बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी आएंगी जो आपने बीएससी आ गया आपका, क्या कहते हैं, आपने चाहे आपने 11 चाहे 12 है वहां पर नहीं पढ़ी हुई होंगी, तो वो सारी चीजें भी आएंगी, बट समय के साथ साथ, ठीक है। यहां पर आपके पास ये फॉर्मूला यहां पर लगाना है, तो यहां पर क्या है, सेकंड ऑर्बिट यहां पर R2 यहां पर है 0.529, एन क्या है भाई, एन आपको सेकंड यहां पर बोला है, यानी कि यहां पर 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यहां पर ले लोगे, और जेड क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम है तो यहां पर इसके लिए जेड कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, इसके लिए जेड कितना लेना पड़ेगा, 3 यहां पर लेना पड़ेगा, तो यहां पर आपने 3 ले लिया, तो इसको ये लगभग आपके पास निकल कर आ जाएगा 0.529 अपॉन में 4 और यहां पर 3 एंगस्ट्रॉम। ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखे हुए चलना है। ऑर्बिट एक सिर्फ पाथ होता है ना, आप शेल ही ले लो, आप चाहे इसको रेडियस ऑफ, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि दूरी कितनी है आपके न्यूक्लियस और शेल के बीच में, दूरी कितनी है, वही आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक पाथ है जिसको फॉलो करते हुए चक्कर लगाया जा रहा है। जैसे अभी चंद्रयान जब गया था, है ना, अर्थ से गया, मून के अराउंड उसने चक्कर लगाया, तो वो जो पहले एक ऑर्बिट में था फिर अलग ऑर्बिट में था, ऑर्बिट मतलब पहले वो एक पाथ को फॉलो करते हुए चक्कर लगा रहा था, है ना। पहले जैसे ये मान लो मून है, ये मून है, तो यहां पर इस तरीके से मून है, पहले वो इस पाथ को फॉलो करते हुए चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा था ना, तो जो पाथ फॉलो हो रहा है वो होता है, फिर उसने इस तरीके से चक्कर लगाने लग गया, है ना, थोड़ा सा करीब चला गया, फिर और इस तरीके से, तो वो पाथ चेंज हो रहे थे। तो ऑर्बिट क्या होता है, जो पाथ होता है न्यूक्लियस के राउंड चक्कर लगाने का, उसे बोलते हैं। और आप इसको अगर सीधी भाषा में समझो तो यहां पर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। ये आपका सीधी भाषा में अगर आपको समझना है तो इस तरीके से होता है कि न्यूक्लियस और शेल की कितनी दूरी है। जैसे यहां पर थर्ड होता तो ये आपका R3 हो जाता, ठीक है भैया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n से मुझे ये दो बातें ध्यान रखते हुए चलनी है, दो बातें यहां पर ध्यान रखते हुए हमें चलनी है, ठीक है। एक एनर्जी ऑफ शेल जिसका फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहली जो एनर्जी निकल कर आती है वो -13.6 निकल कर आती है, ठीक है। ये सबसे स्टेबल एनर्जी यहां पर हम बोलते हैं, सबसे लो एनर्जी और सबसे ज्यादा स्टेबल। और फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती हुई चली जाती है। ये एक और फॉर्मूला है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, इसका भी आप आंसर करोगे। विच स्टेट, है ना, ध्यान से सुनिएगा, विच स्टेट, अगर हम यहां पर बात करें, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड beryllium plus 3, beryllium plus 3 has same, beryllium plus 3 has same orbital radius, same orbital radius as that of ground state of hydrogen atom, as that of ground state of hydrogen atom। ये आपके पास है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और आंसर करो, ठीक है। क्या कहता है वो, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरियम प्लस 3, है ना, बेरिलियम प्लस 3 आपके पास है, बेरिलियम प्लस 3 यहां पर आपके पास है। कौन सी स्टेट बेरिलियम प्लस 3 की ऐसी होगी जिसका सेम रेडियस आएगा जो ग्राउंड स्टेट का। अब ग्राउंड स्टेट देखो, जब भी ग्राउंड स्टेट बोला जाए किसी के लिए भी, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, जरा मुझे बताएंगे, क्या n की वैल्यू 0 होगी,
क्या n की वैल्यू 0 होगी? भाई n की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, तो ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 ही बोल रहा होता है। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 ही हो रहा होता है। तो ये पूछ रहा है कि बेरिलियम +3 की कौन सी स्टेट यानी कि कौन सी n की वैल्यू का रेडियस इक्वल आएगा जो हाइड्रोजन के n इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को समझे भाई? क्या आप इस क्वेश्चन को समझे? n इज इक्वल टू 1, अंशुमन बिल्कुल ठीक, n इज इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट। तो यहां पर आपको क्या करना होगा दोस्त? यहां पर आपको क्या करना होगा? यहां पर आपको क्या करना होगा? यहां पर आपको करना होगा ये है, ठीक है। वो कह रहा है कि इक्वल है ना, इक्वल है, तो आपने यहां पर 0.529 z² लिख दिया और यहां पर n लिख दिया, ठीक है, z² और n² और सॉरी रेडियस के बारे में चल रहा है तो रेडियस लेकर चलेंगे 0.529 n² अपॉन में z, और यहां पर आपके पास 0.529 है, n² है अपॉन में z है। इसके लिए n की वैल्यू उसने गिवन है 1 है, यहां पर 0.529 n² एज इट इज रहेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है। इसके लिए n की वैल्यू निकालनी है दोस्त, और इसके लिए n की वैल्यू गिवन है उसने 1, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जेड की वैल्यू बेरिलियम के कितना आ गया? 4 आ गया, तो यहां पर आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया। यहां पर आपके पास 0.529 1 का स्क्वायर, और यहां पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई? जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। यहां पर 529 से 529 कट गया, और यहां पर n² कितना आ गया? n² यहां पर 4 वहां चला गया, n² बन गया 4, यानी कि n कितना आ गया? 2, यानी कि बेरिलियम का n इज इक्वल टू 2 होगा, जिसकी रेडियस इक्वल आएगी, है ना, जिसकी रेडियस क्या आएगी? इक्वल आएगी किसके? हाइड्रोजन के n इज इक्वल टू 1 के। यहां तक किसी को कोई समस्या है, किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो भाई। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट यहां पर आपने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बता के गया और हमें कुछ फॉर्मूले दे के गया जो हमें थ्रू आउट यूज करते हुए चलने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है आपका वो है क्या? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसके बाद क्या है भैया? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपके पास है। उसके बाद यहां पर आपको क्या पढ़ना है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यहां पर आपको पढ़ना है, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सब शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। शेल क्या हो गया? सेकेंड इज अ शेल, 2s एंड 2p इज सब शेल, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल, अबाउट द सब शेल। ये सब शेल के बारे में क्या देता है? इंफॉर्मेशन यहां पर देता है, ठीक है। यहां पर सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? ml से हम इसको डिनोट करते हैं, ml से यहां पर हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 0 नहीं हो सकता, इसी तरीके से सब शेल की भी कुछ वैल्यू पॉसिबल है, कुछ वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जो ml होता है, ml से नहीं भाई, सिर्फ l से, सॉरी, सिर्फ l से डोनेट करते हैं, ml से आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होएगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपके पास आएगा l की वैल्यू क्या करती है? वेरीज करती है, वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1।
0 से n-1 तक इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। यहां पर ये ध्यान रखना, ठीक है। n की वैल्यू यहां से यहां तक इसकी वेरी करती है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल, l वैल्यूज वेरीज फ्रॉम 0 to n-1। जैसे कि आज आपने कभी ध्यान दिया हो, मान लो n इज इक्वल टू 2 है, ध्यान से सुनिएगा, n इज इक्वल टू 2 आपके पास है। और एक चीज ये भी लिख लो भाई, पहले यहां पर लिख लीजिएगा, जैसे अगर आपका L 0 है और यहां पर आप सबशेल लिख रहे हो, ठीक है, तो L अगर 0 है तो S सबशेल यहां पर होगी। L 0 है तो S होगा, ठीक है, 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा, 3 है तो F होगा। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। 4 होगा तो S P D F G। इस तरीके से हमारी सबशेल चलती हुई जाएगी। मगर जैसे एक चीज मैं अगर मान लो आपको कह रहा हूं कि आपके पास सेकंड शेल है, आप मुझे बता सकते हो इस सेकंड, क्योंकि शेल के अंदर सब शेल होती है ना, कॉलोनी की मतलब शहर के अंदर कॉलोनी होती है। आपकी कॉलोनी के अंदर तो शहर नहीं है भाई, आपकी कॉलोनी के अंदर तो शहर नहीं है, आपकी शहर के अंदर आपकी क्या है, कॉलोनी है, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं, यहां पर आपके पास सेकंड शेल की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए एल की वैल्यू कौन की है, सेकंड शेल का मतलब n इज इक्वल टू 2, तो एल की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0 से 2-1 तक पॉसिबल है, यानी कि 0 से 1 तक पॉसिबल है, यानी कि सिर्फ 0 और 1 पॉसिबल है। तो यहां पर आप तभी देखते हो सेकंड शेल में 2s और 2p। क्या आप कभी भी सेकंड शेल के लिए 2d देखते हो? क्या आप कभी भी 2d देखते हो? नहीं देखते। क्या आपने कभी भी 1p सुना है कि भाई 1p सबशेल में इलेक्ट्रॉन डाल दो? क्या आपने कभी भी 1p सुना है कि 1p सबशेल में क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन डाल दो? होता ही नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल आपके पास है, अगर फर्स्ट शेल है n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया है, और l कितना हो जाएगा, 0 ही पॉसिबल होगा और कोई पॉसिबल ही नहीं होगा भाई। ठीक है भैया, क्लियर है? बोलो जी, यहां तक कोई डाउट? ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अब इससे आगे जाने से पहले, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपसे पूछा जा रहा है, किसमें, एक शेल, एक सबशेल के अंदर आपसे ऑर्बिटल पूछा जा रहा है। एक सबशेल के अंदर आपसे ऑर्बिटल पूछा जा रहा है। एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है? शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर आपका ऑर्बिटल, यानी कि शेल आपकी सिटी है, सबशेल आपका कॉलोनी हो गया, आपके कॉलोनी में आपका घर है, ठीक है, आपका कॉलोनी में आपका घर हो गया, ठीक है। तो यहां पर कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक सबशेल में कितने आएंगे, वो फॉर्मूला होता है 2l+1। फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2l+1, ठीक है भैया, 2l+1 यहां पर फॉर्मूला होता है। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं एक सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल की अगर बात करूं, यहां पर आपके पास क्या है, ये हो जाएगा आपके पास 2 × 2l+1 यहां पर हो जाएगा, ठीक है, 2 × 2l+1 यहां पर आपके पास हो जाएगा। क्लियर है भाई? 2 × 2l+1 यहां पर आपके पास हो जाएगा। सिमिलरली एक और फॉर्मूले यहां पर बनते हैं, ठीक है, एक और फॉर्मूले यहां पर बनते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऐसे ही आपको ऑर्बिटल निकालने हैं, एक किसमें, शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने हैं, तो उसका भाई फॉर्मूला निकल कर आता है क्या, n²। उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, n² निकल कर आता है। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर, एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो फॉर्मूला निकल कर आता है 2n² निकल कर आता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हेल्प करेगी आगे चीजों को अच्छे से समझने में, ठीक है, आगे चीजों को अच्छे से समझने में ये बातें आपको कुछ क्या करेगी, हेल्प करेगी। जैसे कि भाई आपने डी सबशेल लिया, आज आपको पता होगा कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, मगर उसका निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वो आया कैसे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी हुई, 2 हो गई, तो यहाँ पर 2 × 2+1 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बैठे होंगे, डब्बे में बैठे होंगे, 10 बैठे होंगे। बोलो भाई, यहां तक कोई समस्या है?
शिवांगी भारद्वाज, क्यों कष्ट ले रहे हो इतना? टाइपिंग ही बढ़ रही है इससे, है ना? ये तो मैं सब लिख रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हो? आराम से बैठकर सुनो ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलो जी। ठीक है, चलिए, जैसे कि मान लो आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा, है ना? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल एंड 4p सब शेल रिस्पेक्टिवली। एक छोटा सा, मतलब इससे छोटा सा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, है ना? इससे छोटा सा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। एक फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और 4p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा है आपसे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पूछ रहा है। देखो भाई, यहां पर अगर हम बात करें, फोर्थ शेल है आपके पास, तो यहां पर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन शेल की अगर हम देखे जाएंगे तो वो निकलेगा 2n²। वो कितना निकलेगा? 2 इंटू एन स्क्वेयर, यानी कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 32। ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या होगा, 4p सब शेल, यानी कि भाई देखो p में ये होता है भाई, 3 डब्बे होते हैं, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस 1 लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा, तो 2 इंटू 2 1 प्लस 1 यहाँ पर लगेगा, यानी कि 6। इनफैक्ट p किसी का भी हो, 2p का हो, 3p का हो, 4p का हो, वो हमेशा वहां पर 6 होंगे या नहीं होंगे? बोलो भाई, 6 होंगे या नहीं होंगे? अगर 4 2, क्योंकि सबशेल जब पूछ रहा है तो 4 की वैल्यू ही नहीं बची। अगर वो सबशेल पूछ रहा है तो 4 की वहां पर वैल्यू खत्म हो गई है, क्योंकि वहां पर एल की वैल्यू आ गई है। यानी कि कोई भी सबशेल हो, 2p हो, 3p हो, 4p, 5p, अगर वो p सबशेल है तो उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर फोर्थ शेल में क्यों आए 32? क्योंकि फोर्थ शेल अगर यहां पर है तो n इजिकल टू 4 है, इसके लिए n इजिकल टू 4 है। n इजिकल टू 4 के लिए क्या क्या बन सकता है? 4s बन सकता है, 4p बन सकता है, 4d बन सकता है, क्या 4f बन सकता है भाई? ये देखने के लिए यहां पर आपको L की वैल्यू देखनी होगी। L क्या होगा? 0 टू n-1, यानी कि 0 टू 3, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि यहां पर 4s बना, 4p बना, 4d बना एंड 4f बना। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे? 4s में यहां पर कितने बैठे होंगे? 2, यहां पर 6, यहां पर 10, यहां पर 14, अल्टीमेटली 32 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे। ठीक है, अल्टीमेटली 32। सिंपल है, अरे बहुत सिंपल बातें चल रही हैं अभी। ठीक है, टेंशन लो मत, मुझे भी पता है बिल्कुल सिंपल है। एक छोटा सा क्वेश्चन दूं आपको, इसका आंसर करिए, यहां पर आंसर क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको बिठाने हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल सबशेल, सारे सबशेल, और वो फुल्ली फिल्ड होंगी, मगर एक कंडीशन वहां पर दिया है जिसका नाम है n प्लस एल इज इक्वल टू 5। तो अलग क्या करें भाई? दिव्या जी क्या मतलब कि पढ़ाएंगे तो वही, कैसे क्या अलग करें? धीरे धीरे चीजें और आगे चलेंगी। अभी कुछ बेसिक बातों में आपको आपको नॉन बेसिक बता दूं। पहले उनको भी बेसिक ही बताया था, आपको भी बेसिक ही बताया जाएगा, है ना? समझो तो सही, चलेगा तो वही चीजें। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना हमें, बिना बेसिक के हम कैसे आगे बढ़ जाएंगे?
बेसिक हमें पढ़ना पड़ेगा। n प्लस l इज इक्वल टू 5। यहां पर अगर n आपके पास है, देखो भाई यहां से क्या होगा भाई, यहां पर आपके पास क्या होगा, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या होगा, 4 है, 4 प्लस 1 है इज इक्वल टू 5 है। आपका 3 है और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है। क्या आपका 3 ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 2 प्लस 3, तो आप दो बार देख ही क्यों रहे हो आयशा? अगर आपने देख लिया है ये टॉपिक तो दोबारा क्यों देख रहे हो? कौन कौन है भाई जो ये खजाना में देखकर आया हुआ है और अब उनको लग रहा है कि अब यहां पर कुछ अलग कर दो, सर आप यहां पर या तो गंदा पढ़ा दो, है ना, या फिर यहां पर आप कुछ और कर दो। वो जो देखकर आया है वहां पर उनको वो समझ में आया है? एक बात बताओ, अल्टीमेटली आपको करना क्या है? आपको समझना है ना, आपको पढ़ना है, पढ़ना है, समझना है और ये करना है। और क्या अलग क्या करना है मुझे बताओ? पढ़ोगे और समझोगे, समझ अगर आ गया है तो इसमें आपको फिर और दिक्कत ही क्या है? पढ़कर समझना है, समझ अगर आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो तो आपको एक बेनिफिट में दिया हुआ है कि कभी अगर आप लाइव लेक्चर ना देख पाओ या कोई और मतलब कि आपका बैकलॉग लग जाए या किसी को एडवांस पढ़ना है, लाइव पढ़ना ही नहीं है, एक बार में सब करना है, तो वो देख सकता है। आप अगर ये सोच रहे हो मैं वो खजाना में पूरा कोर्स कर लूंगी और यहां पर तो सर को नया करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो वो करके ही आया हूं, मैं तो वो करके आई हूं। और यहां पर जो बच्चे मुझे पहली बार ये देख रहे हैं भाई, उनको भी तो दिखाना पड़ेगा, उनको भी तो पढ़ाना पड़ेगा, सबको पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप देख भी आए हो वहां पर, खजाना आपने ले लिया है और खजाना में आपने कॉन्सेप्ट देख लिया है, पढ़ लिया है, तो उससे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पर कुछ अलग पढ़ा दूं, क्योंकि उनको भी तो पढ़ाना है जिन्होंने पहली बार ये देख रहे हैं भाई। तो अगर आप वो देख रहे हो तो ये मत देखो, अगर ये देख रहे हो तो अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। उसकी नीड इसलिए पड़ती है कि अगर किसी को पूरा ही रिकॉर्डिंग में देखना है, पूरा ही रिकॉर्डिंग में देखना है, नहीं लाइव के चक्कर में पढ़ना, और पूरा रिकॉर्डिंग में देखकर अपना कोर्स जल्दी से निपटाना है। जैसे मिलते हैं मुझे बच्चे कि बाहर अपने कॉलेज में उनको दिक्कतें होती हैं, संडे मंडे में ही पूरा कोर्स निपटा रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए वो है। और अभी आपके पास समय है तो आपको लग रहा है थोड़ा सा, है ना, कि भाई वो भी देख लिया, ये भी देख लिया, पर चीजें तो वही चलेंगी भाई। अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए, उसमें ध्यान ही नहीं है आपका कि आपको समझ में कैसा आ रहा है, आप सीख कैसे रहे हो। वो पे ध्यान दो ना कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ना, उस चीजों पे ध्यान दो। नुकसान तो इसमें सिर्फ उनका है फिर जो बेचारे पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, उनका ही नुकसान है। जो बेचारे पहली बार देख रहे हैं उनको इतने तो कमेंट से डिस्टरबेंस हो रही होगी। यहां पर 5 है, यहां पर 0 है, n इज प्लस एल इज इक्वल टू 5 अगर है, n प्लस एल इज इक्वल टू यहां पर 5 है, n प्लस एल इज इक्वल टू अगर यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, आपको इस कंडीशन को फॉलो करते हुए पहले सबशेल सारी क्रिएट करनी है। यहां पर क्या होगा, 5 होगा और यहां पर 0 होगा, यानी कि 5 बन गया। तो यहां पर आपका क्या बन गया, 5s यहां पर बन गया। यहां पर आपके पास 4 है, यहां पर आपके पास 1 है, तो यहां पर 5 बन गया। तो यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा, वो इससे भी बन सकता है, और यहां पर आपका 3 प्लस 2 से बन सकता है। 2 और 3 से नहीं बन सकता, ये आपका नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 2 होगा, अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो उसके लिए क्या कभी L3 हो सकता है? कभी अगर n इज इक्वल टू 2 है तो उसके लिए l इज इक्वल टू 3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n 2 है तो l क्या होगा, सिर्फ 0 होगा और 1 होगा, तो 3 हो ही नहीं सकता। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कह रहा है कि 2f लिख दो, 2f थोड़ी ना कभी पॉसिबल होगी, तो ये तो बनती ही नहीं है, क्योंकि l यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आपके पास सिर्फ 5s है, सिर्फ 5p है और 5d है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, यानी कि 18 आंसर आएगा। आंसर आप क्या भर दोगे, 18 यहां पर भर दोगे। सी सही आंसर है। हिस्ट्री पढ़ा दूं भाई, मुझे ही नहीं आती राम भाई।
रामकृष्णा, रामकृष्णा जी है ना, आपने नाम ऐसे लगा बनाया है, मतलब कि जी लगाना ही पड़ेगा। एक बचपन में हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसने अपना नाम ही, उसका नाम था श्री जी। मतलब आप चाहो तो भी, अगर आपको उससे लड़ाई भी हो रही है ना, तो आपको तो भी जी लगा के बोलना पड़ेगा। श्री जी उसका नाम था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लो आपके पास हो n+l, मेरे को 6 लिखना है, तो क्या आंसर आएगा भाई? n+l क्या है? 6 है। देखो भाई, भारत देखो, है ना, इसी को देखो भाई, n+l 6 है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको आंसर करना है, या फिर n+l आपका यहां पर मान लो, मैंने पहले 6 का ही आंसर करो। 6 से क्या निकलेगा आंसर? n+l अगर आपके पास 6 है तो क्या आंसर निकलेगा? तो वही आपको करना है कि 6 कैसे बन सकता है। यहां पर 6 ले लूं, यहां पर 0 ले लूं, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पर मैं 5 ले लूं, यहां पर 1 ले लूं, ये भी 6 बन गया। यहां पर मैं 4 ले लूं, यहां पर 2 ले लूं, ये भी 6 बन गया। यहां पर मैं 3 ले लूं और यहां पर मैं 3 ले लूं, ये क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल नहीं है? अरे n अगर 3 है, n अगर 3 है, अगर n 3 है तो यहां पर आपके पास क्या होगा? यहां पर आपके पास क्या होगा दोस्त? यहां पर आपके पास n = 3 है, तो यहां पर क्या बनेगा? l की वैल्यू 0 बनेगी। देखो l की वैल्यू आपको समझनी है, 0 to n-1, तो यहां पर आपके पास 0 हो गया, 2 3 - 1 यानी कि 0 2 2। तो अगर n 3 है तो l 3 हो ही नहीं सकता। अगर n है तो l 3 हो ही नहीं सकता, तो यहां पर भी ये 3 ही बनेंगे, यानी कि 6s बनेगा। अच्छा यहां पर क्या गड़बड़ कर दिया? 4p कर दिया, 4p। अच्छा ये थोड़ा सा, जस्ट सेकंड, इतने तो कमेंट करते हैं। ये हो गया आपका 4p और ये हो गया 3d, सॉरी भाई, 4p and 3d, 4p and 3d, 4p and 3d, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या होगा? इधर आप क्या लिखोगे? यहां पर आपके पास हो गया, ये हो गया आपके पास क्या? 5p हो गया, ये हो गया 5p और ये हो गया आपके पास 4d। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने बैठ गए? 18 बैठ गए। अगर मान लो जल्दी से अब इसका आंसर कर दो, n+l = 4 हो तो, n+l = 4 हो तो क्या आंसर आएगा भाई? क्लियर है भाई? तो यहां पर आपके पास क्या होगा? यहां पर 4 + 0 = 4, 3 + 1 = 3, 2 + 2 हो सकता है क्या 4? ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। तो यहां पर आपके पास यही चीज बनेगी, यही चीज बनेगी। यहां पर 4s बनेगा, यहां पर 3p बनेगा। ये 2 है, ये 6 है, यानी कि 8। समझ में आ रहा है या नहीं? कितने लोग हैं जिनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है भाई? हाँ भाई, समझ आना चाहिए, क्योंकि दोस्त आज से 1 साल बाद यही मैटर करेगा कि किसको समझ में आया। ये मैटर नहीं करेगा कि इसने उसमें पहले देख लिया था, उसमें कैसे पहले देख लिया था, है ना। वो कोई मैटर नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद सब पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद सब पढ़कर इक्वल आ जाएंगे। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद सब लोग पढ़कर ये कॉन्सेप्ट सबका इक्वल हो जाएगा। तो उस टाइम किसने समझा था, कौन चीजों किस तरीके से लेकर गया, वही मैटर कर जाएगा, ठीक है। पहले किसने पढ़ा है, ये इतनी ज्यादा उसका लोड आता नहीं है कभी भी, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहां पर क्या है? यहां पर आपको समझना है और सस्टेन करना है, बस यही करना है भाई आपको अपनी पूरी इस जर्नी में। और भी बहुत चीजें करनी होंगी जो बताते चलेंगे, मगर समय के साथ, है ना, समय के साथ।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या कहता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहां पर आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में ये बताता है। ये ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में यहां पर बताता है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं किससे? ml से डिनोट करते हैं। तो अब इससे ml की वैल्यू कितनी? बेसिकली जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है ना ऑर्बिटल, जैसे कोई भी ऑर्बिटल है उसकी कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है वही उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल बन जाते हैं, ठीक है। सर ओनली द पार्ट वेयर n and l are 2 I am not। भाई आपको ये ध्यान रखना है कि L की वैल्यू, अभी करवा दूंगा जानने से पहले ये बिल्कुल साफ करवा दूंगा, L की वैल्यू 0 से n-1 तक वेरी करेगी। ये शब्द आपको ध्यान रखना है। तो अगर मेरा n क्या हो? मेरा n2 हो, तो उसके लिए आपको कोई कह रहा है कि L2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, और आपको कोई कह रहा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है? n अगर 2 है तो 1 पॉसिबल है, L की वैल्यू 2 है या 3 है या 4 है, कौन सी पॉसिबल है? तो सिर्फ 1 पॉसिबल है, ये लोग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि n 2 है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n-0 से लेकर n-1, यानी कि 0 से लेकर 1 तक। तो 2 पॉसिबल ही नहीं होगी, 3 फर्दर पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है। L कभी भी n के इक्वल नहीं होगा, ना ही कभी ज्यादा होगा। भाई L कभी n के सेम वैल्यू या ज्यादा नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है ना। कभी भी ना तो L की वैल्यू कभी भी ना तो n के इक्वल होगी ना n से ज्यादा होगी, हमेशा n से छोटी होगी। ये बात ध्यान रखना। आर्या क्लियर है इतनी बात? इसकी वैल्यू कहां तक वेरी करती है? ml की वेरीज करती है, ml वेरीज करता है फ्रॉम -L टू +L, -L से +L तक वेरी करता है। ये बात ध्यान रखना है ना। ml की वैल्यू वेरी करती है, -L से +L तक वेरी करती है। ये बात अपने जहन में डाल लीजिए। जैसे कि मान लो कोई आपको कह रहा है, हाँ ठीक है इतना इसमें। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। और अगर आपको ध्यान रखना है तो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में एक छोटी सी बात पूछना, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक। स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है ना, स्पिन बताता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं? ms से डिनोट करते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा बैठा हुआ है तो उसकी स्पिन की वैल्यू क्या होगी? +½ होगी। और इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है तो उसकी स्पिन की वैल्यू क्या होगी? -½ होगी। ये दो ही स्पिन आपकी पॉसिबल है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर करेंगे, ठीक है। यहां तक लिखिएगा, ठीक है, यहां तक लिखिए। अब हम आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑलवेज बिगर देन, ठीक है, सही है भाई अमरेंद्र, बहुत बढ़िया। देखो भाई, आपको मुझे बताना है इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यहां पर आपको क्या बताना है? इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको बताना है। क्या आपको बताना है भैया? इम्पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको बताना है, ठीक है। इनमें से मैं जो लिख रहा हूं नीचे, उनमें से कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जो पॉसिबल ही नहीं है, उसका आपको आंसर करना है। अब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और उससे भी पहले, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले 2-3 चीजों का ध्यान रख लेना कि n कभी भी 0 नहीं होगा, L की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी, ml की वैल्यू -L से +L तक होगी, ms की वैल्यू -½ एंड +½ होगी। ये वैल्यूज होंगी भाई, क्लियर है। ये यहां पर ये डब्बा आप याद रखोगे तो आप कई क्वेश्चन का अपने जीवन में आंसर करोगे, ठीक है।
ये आपका ये स्क्रोडिंगर के थ्रू निकल कर आता है कि दो ही स्पिन वैल्यू पॉसिबल होती है। जब कभी आगे जाके और पढ़ोगे क्वांटम केमिस्ट्री के दौरान आपको ये पता लगेगा कि स्पिन दो ही पॉसिबल होती हैं, दो ही वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है, सिर्फ -12 एंड +12, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई आपको दे रहा है, आगे का दे रहा है, तो वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्त? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कि वो -12 +12 से अलग कुछ आपको दे दे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं यहां पर, अब आपको इसका आंसर करना है। n = 4 है, l = 2 है, m = यहां पर है ये आपके पास, ठीक है, m l है आपके पास 0 और ms यहां पर आपके पास है -12, ठीक है। फिर आपके पास b है ना, आपको आंसर करते हुए चलना है। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 है, ml की वैल्यू क्या है, -1 है, ms की वैल्यू कितना है, +12 है। मतलब कि इनमें से कौन सा वो है इम्पॉसिबल है, a है, b है, c है, d है, ये आपको बताना है। n की वैल्यू क्या है भाई, 2 है, l की वैल्यू 0 है, ml की वैल्यू 1 है, ms की वैल्यू क्या है, -12 है। क्या ये पॉसिबल है? n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, ml की वैल्यू क्या है, +3 है, ms की वैल्यू क्या है, -12 है। e ले लिया हमने, n की वैल्यू मैंने ले ली 2 ले ली, l की वैल्यू मैंने 2 ले ली, ml की वैल्यू मैंने +1 ले ली, या फिर हमने -2 ले ली। लेट्स सपोज हमने क्या ले ली, -2 ले ली, और ms क्या करना है, +12 यहां पर कर दिया है, ठीक है। f है आपके पास, n की वैल्यू 5 ले लिया, l की वैल्यू 0 ले लिया, ml की वैल्यू 0 ले लिया, ms को आप किससे डिनोट कर सकते हो, s से भी डिनोट कर सकते हो, +12 ले लिया। इसमें से कौन से इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल जो पॉसिबल ही नहीं है वो आपको लिखना है। अब किसी को भी डाउट होगा इसके इर्द गिर्द, तो वो क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर ये सब चीजें सिखा रही है आपको कुछ ना कुछ, अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है तो l 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। n अगर 4 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी अगर l 2 है तो m की वैल्यू कौन सी होगी, -2 से +2, -2 और +2 के जाते जाते बीच में 0 आएगा ही आएगा, तो ये भी पॉसिबल होगा और ये ठीक है। ms -12 है। n अगर 3 है तो l कभी भी 3 हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आई भाई? n अगर 3 है तो l कभी भी 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 3 है, l की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या है, अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू आपके पास 0 और 1 हो जाएगी, ठीक है, मगर यहां पर उसने 0 दे रखा है। और अगर l 0 है, समझ रहे हो, इस l से अब आप ये चेक करोगे, आप ये कभी भी इससे नहीं चेक करोगे, आप इससे ये चेक करोगे। भाई ml की वैल्यू निकालने जब जाते हो तो आप किसको देखते हो, L को देखते हो, -L2 + L। तो अगर आपका L 0 है तो यार वहां पर कौन है ऐसा जो ये लिखता होगा कि -0 एंड +0, कौन है?
अगर L 0 है तो सिर्फ ML 0 ही पॉसिबल होता है। अपने जीवन में ये बात ध्यान रख लेना। तो C भी नहीं होगी, ये भी पॉसिबल नहीं होगी, ये भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, अगर N 4 है, N 4 है, L कितना होगा? 3 होगा। ML क्या होगा? -3 से +3, -3 से +3, तो ये पॉसिबल है। MS क्या है? प्लस, यहां पर MS क्या है? माइनस। अब ये ठीक है। N क्या है? 2 है। N 2 है तो L2 पॉसिबल हो सकता है। यहीं पर ही लोचा हो गया जी, काट दिया, क्योंकि L तो 0 और 1 होगा। ठीक है, N अगर 5 है तो ठीक है, L की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल 0 1 2 3 4, तो वहां पर है। अगर L 0 है तो ML सिर्फ 0 ही होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। और MS यहां पर है, तो यहां पर आंसर जो आएगा वो B, C एंड E आएगा। क्लियर है भैया? ठीक है, समझ में आया भाई? कोई दिक्कत यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट यहां पर आपके पास ये है। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा भाई। ये आपके पास है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। भाई यहां पर हम फॉर्मूले डिराइव नहीं कर रहे हैं, है ना। हम यहां पर फॉर्मूले डिराइव नहीं कर रहे हैं भाई। हमें उस क्वांटम नंबर, हमने क्वांटम नंबर, हमारा टॉपिक था क्वांटम नंबर n था, n को यूज करके क्या आगे कुछ यूज हो सकता है वो आपको दिखाई है चीजें। ठीक है, L और ML का यश, आइए बिल्कुल दोबारा करेंगे रिपीट। देखो दोस्त, यहां पर ML की वैल्यू क्या होता है? -L से +L तक पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपको ML निकालना है, आपको अपने घर के बारे में जानना है, तो आपका घर आपकी कॉलोनी में होगा ना, आपकी मतलब आपका घर कॉलोनी में होगा। आपके घर में कॉलोनी थोड़ी ना होगी। यानी कि आपको घर, अगर आपके बारे में बात चल रही है, ML के बारे में बातें चल रही है, तो आपको L चेक करना होगा। अगर ML आपका कितना है, L आपका कितना है? 3 है, तो ML की वैल्यू कितनी होगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अगर दोस्त आपका L 0 ही हो गया तो ML कितना होगा? -0 +0 जैसी कोई चीज ही नहीं होती, तो यहां पर आपके पास कितना होगा? सिर्फ 0 ही होगा ना। अगर मान लो L आपका 1 होगा तो ML कितना आएगा? -1 2 +1 आएगा, यानी कि -1 0 +1। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट फॉर 4f ऑर्बिटल के लिए अरे दिमागदार इंसान, 4f ऑर्बिटल मेरे दोस्त, 4f उसने मेंशन कर दिया है यहां पर। 4f यहां पर वो लिख रहा है 4f, तो यहां से n = 4 तो कंफर्म हो गई। मैं सबसे पहले कुछ काटता तो मैं यही काटता, सबसे पहले कुछ काटता, क्योंकि इसके लिए n = 3 है। सबसे पहले ही मैं डी ऑप्शन काटता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ। हमारे दिल का ख्याल रखो भाई, है ना। ऐसे धक्का दे दोगे आप, गिर विर जाएंगे इधर ही। इकलौते हैं हम, अपना कोई ना भाई है ना बहन है ना। हमारे माँ बाप के बारे में सोचो भाई, ऐसा डी ही फेंक के मार रहे हो। तरस खाओ थोड़ा सा। डी वाला लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि डी देखने में ठीक है, डी देखने में सुंदर सुशील एकदम बढ़िया है ना, बढ़िया है। मगर भाई इसके साथ नहीं बैठ रहा, 4f के साथ नहीं बैठ रहा। ठीक है भैया,
चलिए, तो यहाँ पर आपके पास ये सारी बातें होंगी, तो इधर आपको यहाँ पर आपको पढ़ना है क्या है, आइए समझते हैं। n इजिकल, देखो n इजिकल टू 4 होगा तो L3 हो सकता है, बिल्कुल M4 हो सकता है। अरे कैसी बात कर दी, काट दो। L अगर 3 है तो M कौन कौन सा होगा, -3 से +3 तक। N अगर 4 है तो L क्या 4 हो सकता है, नहीं। N क्या है, 4 है, तो L क्या है, 3 है, M इजिकल टू 1 है, S इजिकल टू +R, सब कुछ बढ़िया है, टिक कर दिया। पूरा ऑप्शन ही नहीं पढ़ा, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा, बताओ। शिविका, बहुत समय मिलेगा हमें पेपर करने में, है ना। हमारा 60 क्वेश्चन है भैया, और 180 मिनट है, और आप इतना पढ़ रहे हो सिर्फ, या करेक्ट तो पढ़ लिया होगा, यहाँ तक पढ़ रहे हो और यहाँ तक पढ़ नहीं रहे हो, तो जो ये मुश्किल से कितने सेकंड बचे होंगे ये पढ़ने में, शायद 2 सेकंड बचे होंगे, तो इस 2 सेकंड का क्या उपयोग करोगे, बताओ, है ना। जैसे हिसाब लगाओगे कि अरे जो ये है ना, मतलब कोई अंबानी है, वो एक दिन में इतना कमाता है, तो 1 मिनट में इतना कमाता होगा, 1 घंटे में, 1 सेकंड में, तो 2 सेकंड में इतना कमाएगा। अगर चलो कुछ ऐसा भी हो तो भी हम समझें कि आपका 2 सेकंड बहुत कीमती था। शेप कोई नहीं बता रहा होता, ठीक है, शेप आप ओरिएंटेशन बता रहा होता है, शेप वगैरह आपको दिखाएंगे, है ना, मोक्ष सब दिखाएंगे भाई, है ना, वहां पर शेप के बारे में आपकी बातचीत होगी भाई। अरे समझ में आया या नहीं आया। तो अभी जस्ट हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, और आपको जाना है, आपको पहचाना है। थोड़ा कई दिन हो गए थे नया बैच आए, है ना, तो नया बैच आता है जब, तो ऐसा आंधी आ रही होती है, ठीक है, आंधी आ रही होती है, तूफान आ रहा है, ठीक है, मगर इस आंधी और तूफान में भी एक आधे ऐसे वो होती है ना, शीत लहर जो लगती है जब आंखों पे, तो अच्छी ठंडक मिलती है, तो वो ठंडक वाले भी मिले, है ना। तो भैया अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा, सब कुछ मजा आएगा, आप अगर थोड़ा सा बस बने रहो, है ना। आज ही जीवन बदलने की सोच जाओगे तो मेरे ख्याल से 1 साल बाद भी जीवन नहीं बदल रहा होगा, तो मान के चलो कि एक दिन में कुछ बदलता नहीं है, समय देना पड़ता है। अगर आप ये सोच लोगे कि मैं तो भैया 1 महीने में सब उलट पुलट कर दूंगा या कर दूंगी, तो फिर हमें कई टाइम लग जाता है, उस कॉन्फिडेंस में ही हम रह जाते हैं, और हमें बहुत समय लग रहा होता है, वो 1 महीना 1 साल कब आ रहा होता है पता नहीं। इसलिए समय के साथ चलो, पेपर आपका अगले साल है, अगले साल पहुंचने पहुंचने आप कम से कम अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, मुझे 3 टॉपिक करवा लेने दो, पीरियडिसिटी को, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब करवा लेने दो, तो आप सब जान जाओगे, सब जान जाओगे कि भाई कैसा पढ़ोगे, क्या पढ़ाया जाएगा ना, आपको सब कुछ मजा आ जाएगा। डीपीपी जब मिलेगी तो वो डल जाएगी, अक्षा जी, है ना, आकाश जी। आईआईटी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं भाई, है ना, आपको अपनी पूरी वो लगानी चाहिए, अपनी पूरी जान लगानी चाहिए वहां पर पहुंचने के लिए। पूरी जान ऐसे नहीं कि सिर्फ पहले दिन लग रही है, पहले हफ्ते लग रही है, और है ना, उधर नहीं लग रही। जूल और ये भी आ जाएगा भाई, कन्वर्जन आ जाएगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर भी आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, अगर किसी को जैम की उससे कोई दिक्कत है, तो मतलब कि क्या है, कौन सी चीज चाहिए, तो ब्राउज़र डाउनलोड करो, उसको बैठकर पढ़ो, है ना। अभी सिलेबस तो सिलेबस अपलोडेड है, साइट पर जाकर आप देख सकते हो, वहां पर सब कुछ अपलोडेड है। आप धीरे, अभी पहले चलने दो सिलेबस, तो तब बैठकर पढ़ना जब अभी 3-4 महीने आप पढ़ चुके हो। अभी आपको बनाने हैं भाई, टॉपिक बनाने हैं आपको, अभी टॉपिक बनाने हैं भाई, ठीक है। कर सकते हो सितीश भाई, कर सकते हो, एमएससी के साथ साथ भी कर सकते हो, पर देख लेना भाई, अगर आप एमएससी बहुत स्ट्रिक्ट आपने ज्वाइन कर ली तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। आप या तो ये करो या खजाना करो, मैं आपको ये सलाह दूंगा, है ना। आप खजाना में भी कर रहे हो, फिर आप कई कहोगे सर ये तो डीपीपी, अब क्वेश्चन भी बदल वो है ना, ये तो क्वेश्चन भी वही है सर। तो अगर आप इस बैच को लेकर आए हो, अगर आप जुड़े हो, अभी आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ही हो, तो आप आराम से रहो ना, लंबे समय तक पढ़ो। हाँ आयुष, बिल्कुल समराइज कर दूंगा, अभी पूरा कर दूंगा, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। आईआईटी बढ़िया होगी भाई, आपको मजा आएगा, ठीक है। सब चीज बढ़िया है वहां पर, है ना। अगर आपको कोई भी ऐसी डाउट है कि वहां पर खाना कैसा होगा या वो होगा, खाना बहुत अच्छा होता है, खाना बहुत बढ़िया होता है भैया, है ना, बहुत बढ़िया होता है खाना वाना, आपकी लाइफ वाइफ सब सेट, सब अच्छे से वहां पर मजा आएगा। और उसके बाद भी अब जैसे आप कई कई लोग जो नहीं, जैसे मैं ये देखता हूँ कि आईआईटी जैम एक एग्जाम है, उसके एग्जाम की मान लो कोई वीडियो डाल रहे हैं, उसमें नीचे कोई एक कमेंट करेगा, वो लिखेगा कुछ नहीं होता आईआईटी में जाने से, है ना, कुछ नहीं होता, आखिर में तो नेट और गेट ही देना है। अरे बिल्कुल देना है, मगर जो आईआईटी में चला गया वो ये कमेंट नहीं कर रहा होगा 100%, है ना, 100% वो ये सब कमेंट नहीं कर रहा होगा कि जाना से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये वही कर रहा है जो नहीं गया है, ठीक है। तो जाओ आराम से पूछा करो, है ना। खाना कहीं अच्छा नहीं होता भाई, हमारे में बहुत अच्छा था भाई, है ना, हमारे में तो बहुत बढ़िया था भाई, रुड़की में था मैं, बहुत बढ़िया था। ड्रॉप सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा, हो सकता है उसकी जरूरत पड़े, हो सकता है, उसके बारे में भी आइडिया नहीं है भाई, देखना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैलकुलेटर अलाउड होता है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। आज हमने क्वांटम नंबर पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 0 नहीं होगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगी, है ना। ये शेल के बारे में बता रहा था, यहाँ पर आपने शेल की एनर्जी भी देखी और रेडियस का ऑर्बिट भी देख लिया ना, ऑर्बिट का रेडियस भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपने किसके बारे में पढ़ा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा, जो आपके ऑर्बिटल के बारे में बता रहा था। ऑर्बिटल आपका कहां से कहां तक पॉसिबल होगा, 0 से n-1 तक पॉसिबल होगा, सॉरी सबशेल के बारे में बताएगा, एल आपको सबशेल के बारे में, ये शेल के बारे में। फिर आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा, ये आपको ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा था, जितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर -L to +L, जैसे अगर आप डी में ये 5 डब्बे बना देते हो, तो ये 5 डब्बे क्यों बनाते हो, क्योंकि डी के लिए आप -2 से +2 लिखते हो, -2 -1 0 +1 +2, तो ये 5 वैल्यू पॉसिबल होती है ml की, इसीलिए 5 डब्बे बनते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है भाई। फिर आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा, -12 से +12, ये हम कल पढ़ेंगे, है ना, मतलब अगले लेक्चर में रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है भैया। मार्क्स की बात नहीं होती भाई, है ना, प्राची मार्क्स से नहीं होता कि बॉम्बे के लिए कितने मार्क्स चाहिए, रैंक चाहिए होता है ना, रैंक चाहिए होती है भाई, है ना। और रैंक हर बार अलग अलग मार्क्स पे अलग अलग होती है, कभी कभी 70 मार्क्स पे आपको टॉप 70 मार्क्स के अंदर आपको लगभग टॉप 20 रैंक भी आ जाती है, और कभी कभी 70 मार्क पे 110 रैंक भी आती है, वो डिपेंड करता है आपका एग्जाम कैसा हो। जैसे मेरे ही 63 थे नंबर और 95 मेरी रैंक थी, और मेरे ही एक स्टूडेंट के 63 नंबर थे अगले सालों में, उसकी रैंक 19 थी। तो ये रैंक के ऊपर डिपेंड करता है, और उसे बॉम्बे मिल गया था, है ना, बॉम्बे 19 रैंक पे, है ना। और मेरी ये थी 95 ना, मुझे बॉम्बे और दिल्ली मैंने प्रेफर किया था, मुझे बॉम्बे नहीं मिला और मुझे दिल्ली नहीं मिला, और मेरा तीसरे पे प्रेफर दी रुड़की, क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर का नहीं था। तो मुझे, और वैसे अगर आप देखोगे ना तो रुड़की बहुत अच्छी है, दिल्ली से भी बाद में जाके हमें ठीक लगा कि भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो बढ़िया थी। तो ये रहता है भाई, हमें नहीं मिली थी ये दोनों, मगर ये हमारे छोटे भाई या स्टूडेंट, हम कहें स्टूडेंट ही थे, भाई नहीं था, स्टूडेंट ही था, पर वैसे सब भाई ही हैं, तो छोटा भाई, इसको मिल गई थी भाई बॉम्बे, ठीक है। तो ये होता है, हर रैंक पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। उनकी वीडियो भी शायद आपने कभी यूट्यूब पे देखी होगी ना, उनका इंटरव्यू लिया था मैंने, जिनकी ये रैंक थी, अब उनके शायद 63 ही थे या 62 थे, 64 थे, पता नहीं। तो हर चीज़ें अलग, हर उस पर अलग होती है। हाँ, शेल और ऑर्बिट एक ही चीज है। ऑर्बिट क्या है, एक रास्ता है जिसे पकड़ते हुए कोई किसी के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, और वो रास्ता शेल ही है, शेल में ही होता हुआ है जब न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है, ठीक है। तो आप आईआईएससी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आईआईटी में मत जाना भाई, आईआईएससी के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। जर्नल के लिए 300-400 रैंक वहां पर लाओ, अभी इतना सब मत करो दोस्त, यही तो मैं बता रहा था पहले भी कि एक दिन में नहीं बदलते, सब धीरे धीरे बदलते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं। हाँ, सपना देखो आराम से, धीरे धीरे उसके ऊपर दौड़ो, मजा आएगा,
मजा आएगा इस पूरी जर्नी में, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बस एक एटीट्यूड हमेशा एक स्टूडेंट वाला रखना अपने जीवन में, तो बहुत अच्छा करोगे। एक स्टूडेंट वाला एटीट्यूड ये होता है सीखने वाला, है ना, सीखने वाला, कि वो जो तुम्हारे आगे खड़ा है, जिसे तुम देख रहे हो, वो तुम्हें कुछ समझा रहा है और तुम्हें उसकी सुननी है, पढ़नी है। यकीन मानो बहुत अच्छा कर जाओगे। मैथ्स पहले कंपलसरी थी, अब कंपलसरी नहीं है। पिछले जो ब्राउचर आया था उसमें कंपलसरी नहीं थी, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी स्नेहा चौरसिया नेट में भी, ठीक है भैया। बहुत अच्छी हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको भी हल्का सा लगता है ना, हल्का सा भी लगता है कि वीक है, लिख के ले लो, थोड़े टाइम बाद जब पूरा पढ़ा दूं तब आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। KLMN शेल होती है, SPDF सब शेल होती है। सिमरन, ये है इसका डिफरेंस, ठीक है। अब मैं आगे चाहूंगा आपसे। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। और आज शुरुआत थी, अभी हमें बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है, उस सीढ़ियों में मजा आएगा। एक चीज आपको मैं पहले ही दिन बता देता हूं, पहले ही दिन मैं आपको एक छोटी सी चीज जरूर बताऊंगा। ये जो जर्नी है ना भाई, इस जर्नी में जैसे ये जो समय लगेगा, ठीक है, ये समय लगेगा, ठीक है। इस जर्नी के दौरान जो आपको, चाहे आप कह दो आपकी नॉलेज कह दो, है ना, नॉलेज या नॉलेज नहीं कहेंगे, आपका सक्सेस कह दो, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस कह दो, और आपकी एक्साइटमेंट कह दो, ठीक है, आपका हार्डवर्क कह दो, ठीक है, आपके मार्क्स कह दो, आपका, है ना, आपका एटीट्यूड कह दो, पॉजिटिव एटीट्यूड। समझो, एक छोटी सी बात है ना, बहुत काम की चीज है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत जर्नी होती है। पहले दिन ये बता रहा हूं, या आखिरी दिन तक आप ये बात फील करोगे। जब आप शुरू करते हो तो कहीं यहां पर होते हो, आपका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस कभी यहां पर भी जाएगा, कभी कभी आप डल भी फील करोगे, आपका लो भी आएगा, मगर आप कभी कभी फिर वापस से यहां जाओगे, फिर धीरे 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 एफर्ट करते हो, थोड़ा सा और ऊपर पहुंचोगे। फिर कोई दिन एक ऐसा भी आ सकता है जिस दिन आप फिर से गिरोगे, मगर फिर धीरे 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 एफर्ट डाल के फिर ऊपर पहुंचोगे, फिर ऊपर पहुंचोगे, और फिर अल्टीमेटली ये जो गाड़ी होती है, फिर गिरोगे हल्का सा, फिर एंड पे फिर पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा अब ठीक है, फिर हल्का सा कोई गिर सकता है, फिर एंड में फिर ऊपर। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई नहीं होता जो अपनी जर्नी, जो अपना सफर सीधा इस ग्राफ से ऐसा शुरू करता है। हर किसी के अपने जीवन में डिप आते हैं भाई, मेरे जीवन में भी बहुत थे, है ना। यहां से यहां आप गिरोगे, सीखोगे, जानोगे, मगर अल्टीमेटली इस डिप के बाद ऊपर उठोगे तो यहां से लेकर यहां तक आप जरूर पहुंचोगे। हाँ, अगर आप उस दिन सिर्फ इस दिन को लेकर बैठे हो, मैं पहले यहां था और आज मैं यहां आ गया हूं, मैं उदास फील कर रहा हूं, तो यहां आपको थोड़ा सा सोचना है कि किसी दिन आप इससे भी नीचे थे, तो इधर से जब इधर जा रहे हो तो इसकी तरफ बढ़ना है। इस जर्नी में बहुत सारे मिनिमा जरूर आएंगे, मगर उस मिनिमा को क्रॉस करते हुए आप आगे जरूर पहुंचोगे, ये बात ध्यान रखना। मिनिमा बहुत सारे आएंगे, मगर ध्यान रखना ऊपर पहुंचते जाओगे। और जो पहले ही सोचकर चलेगा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, तो उसको इन चीजों से कभी भी दिक्कत नहीं होगी दोस्त। मैं मानता हूं किसी के जीवन में बहुत सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना। किसी को फाइनेंशियल इशू हो सकता है, किसी को लगता होगा यार ये बहुत लंबा सफर है, मुझे अभी से ही अर्निंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर मेरा भी बहुत ऐसा था, या किसी और का भी बहुत ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। मगर ये सारी जो आपकी जो कमियां, खामियां या जो जरूरतें हैं ना, वो शिक्षा बहुत सारे चीजों को पूरी कर देती है। और शिक्षा सबसे बेस्ट चीज होती है आपकी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए, ये बात ध्यान रखना। तो पढ़ाई एक ऐसी चीजें हैं, वो आपकी जितनी भी आज आपको लग रहा है ना कि मेरी ये इश्यूज हैं, वो पढ़ाई ही है जो उसको दूर कर देगी। तो आंख बंद करके तो पढ़ोगे कैसे, मतलब कि बाकी सारी चीजों को बैठकर पढ़ते रहो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इसको कुछ समझो, स्टॉक मार्केट समझो, जो समझना समझो, अगर सीरियस हो गए तो कभी जीवन में समझोगे ये चीज भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
बहुत सारे आप देखते हो, इंटरव्यूज वगैरह देखते हो, हर किसी के जीवन में हल्की हल्की समस्या होती है, तो उस समस्याओं को उस समस्याओं से परेशान मत हो, उसको याद रखकर ही आगे जाओ और आगे जाकर तैयारी करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखिएगा, है ना, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा।